कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। सो क्रिटिसिज्म में जो सबसे लास्ट पॉइंट था दैट वाज वीकर ट्रेड यूनियन, इसमें लिखा था तुम लोगों ने। सो वीकर ट्रेड यूनियन का मतलब ये हुआ क्यों ट्रेड यूनियन की रिक्वायरमेंट कहां पर पड़ती है, जहां पर बेसिकली इंडस्ट्रीज है। जैसे अगर आप कभी यहाँ जाओगे देखना, बाटा का भी यूनियन अपना अलग से एक ऑफिस बना हुआ है, बाटा वर्कर्स यूनियन जो है, या फिर बोल सकते हैं आपका ट्रेड यूनियन जो है उसका एक अलग सा ऑफिस है। तो जहां पर इंडस्ट्रीज और वर्कर है वहां पर ट्रेड यूनियन इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी तरीके का अगर एक्सप्लॉयटेशन आपके वर्कर के साथ होगा तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड यूनियन आपको सपोर्ट करेगा, और वही स्ट्राइक करवाना एंड ऑल दीज आर डन बाय ट्रेड यूनियन एंड बाय द लीडर। क्लियर होगी बात। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी इतना सारी चीजें अरेंज हैं, आपका टाइम अरेंज है, आपका वेज अरेंज है, सब कुछ इतना बेटर तरीके से क्लासिफाइड और अरेंज है कि कभी भी किसी भी ट्रेड यूनियन का जरूरत एज सच नहीं है। और अगर ट्रेड यूनियन है भी तो दे डोंट हैव सो मेनी वर्क्स फॉर हेल्पिंग द वर्कर्स, बिकॉज द मैनेजमेंट इज सेटिंग एवरीथिंग, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर वेज, बोनस, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड यूनियन क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। जब कुछ गलत एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं तो फिर किस चीज के लिए ट्रेड यूनियन आवाज उठाएगी, है ना। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का कम करता है ना कि इंक्रीज करता है। तो मैनेजमेंट हर चीज टाइम वगैरह सब कुछ सेट है, जैसे ऑफिस का टाइम होता है ना 9 to 6, वैसे वहां काम का भी टाइम सेट कर दिया गया है। हो गई बस, समझ में आ गया। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ये लिखिए ना, वीकर ट्रेड यूनियन में लिखिए क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, दिस वन इज अंडर द सेम, जो क्रिटिसिज्म बाय लेबर्स था ना उसी में आएगा ये। अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, यस, बाहर जाना है, ठीक, चलो चलो। अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, लाइक यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वर्कर्स को कौन सुपरवाइज करेगा, मैनेजमेंट, ट्रू। तो कई बार मैनेजमेंट इतना ज्यादा ऑटोक्रेटिक होते हैं कि दे आर बिहेविंग लाइक अ बॉसी पर्सन, लाइक बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि अगर you can't able to work, then I'll take this kind of strict action. So like we can say कि because of the autocratic nature of the bosses, sometimes this environment, जो scientific management होने के बाद भी जो environment है वो democratic नहीं लगता, we can't able to speak, we can't even able to say about the problems and all. So sometimes this has happened in the industries. So autocratic behavior of the bosses is basically making that kind of environment which is known as undemocratic environment. Clear हो गई बात, समझ में आया। So लिखिए इसमें scientific management लिखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और सारे बच्चे याद रखिएगा, अगर जिस दिन कॉलेज आओगे सब बच्चे मुझे नोटबुक दिखाना कितना लिखा है नोट्स। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, the attitude of the functional bosses is autocratic। यानी ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ना कि फाइनल डिसीजन विल ऑलवेज लाई, या फाइनल डिसीजन हमेशा ही मैनेजमेंट ही लेगा, बॉस ही लेगा, ठीक है। वट एवर दे आर सेइंग यू हैव टू फॉलो इट। सो दिस इज नोन एज ऑटोक्रेटिक, जहां पर एक पर्सन ही रूल करे, यानी बॉस ही रूल करे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो एटीट्यूड होगा, द एटीट्यूड ऑफ द फंक्शनल बॉसेस इज ऑटोक्रेटिक, एंड द वर्कर्स operate strictly, the workers operate strictly, strict से बना strictly, under their control, strictly control and guidance, under their control and guidance, यानी कि उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा वर्कर्स को। गाइड कौन करेगा आपको, मैनेजमेंट ही गाइड करेगा,
और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे कौन? वर्कर्स। तो सम टाइम जो चीज एक बोल सकते हैं इथिकली व्हाटएवर इज राइट, तो वो तो वर्कर्स को फॉलो करना है ही, बट बिकॉज ऑफ बॉसी नेचर ऑफ द मैनेजमेंट सम टाइम व्हाटएवर दे आर सेइंग इज रॉन्ग, एंड बट बीइंग अ वर्कर वी हैव टू फॉलो। So that's why that is unacceptable। चीजों को भी जब आपको करना पड़ता है, काम उसको फॉलो करना पड़ता है, तो the situation is becoming the undemocratic, जहां पर आपको बोलने का राइट नहीं, जिसको वोट राइट वोट बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको सरकार चुनने का राइट हो, सही बात है ना, वोट के थ्रू। लेकिन डेमोक्रेटिक जो है सिचुएशन, फ्रीडम को बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है ना कि डेमोक्रेसी है यानी फ्रीडम है अपनी बात रखने का। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के विद इन कई बार ऐसा होता है कि द वर्कर्स आर नॉट एबल टू गेट एट सच फ्रीडम कि वो अपनी बात को रख सके, अपने प्रॉब्लम्स को बता सके। जो अनएथिकल चीज है उनको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उनको उसके लिए भी सुनना पड़ जाता है। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज अनडेमोक्रेटिक। क्लियर होगी बात? समझ में आया? So these are the criticism which is given by the laborers or workers, यानी वर्कर्स के लिए ये सारे प्रॉब्लम है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज मतलब करना, मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज, एक तरीके से नाखुश क्यों है आपके वर्कर्स, इसके सारे रीजंस थे। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिसिज्म बाय द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन है? जो वर्कर्स को हायर करते हैं, यानी मैनेजमेंट के जो पार्ट है, राइट? तो एम्प्लॉयर्स कैसे क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को? क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर्स, criticism by employers, criticism by employers। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, सी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? मशीनरी, वर्कर्स, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें बहुत ज्यादा फंड और पैसे आपके लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? फंड और पैसे लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को आप अपॉइंट करिएगा, मशीनरीज को रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पर हॉलीडेज का भी बोला है, तो हॉलीडेज वगैरह को मैनेज करने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज भी रखना पड़ेगा, वर्कर्स रखना पड़ेगा। तो बिकॉज टू फॉलो दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा, फंड लगाना पड़ेगा टू फॉलो द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे बस समझ में क्लियर हो गया? लिखिए। हाँ, एक्सपेंसिव, पहला पॉइंट एक्सपेंसिव, क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर। लिखिए, द इंस्टॉलेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द इंस्टॉलेशन ऑफ scientific management, the installation of scientific management involves huge fund on account of the installation of scientific management involves huge funds on account of involves huge fund, बहुत ज्यादा पैसा, huge funds on account of introduction of standardization of material, standardization of material मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बनाना, एक जैसा मशीनरी, बोल सकते हैं ना कि एक टाइप का एनवायरनमेंट। स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड मशीनरी etc. The installation of scientific management involves huge funds on account of introduction of standardization of materials, equipment, tools and machinery। तो बेसिकली एक्सपेंसिव क्यों है? आप सोचो, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आपको जो कॉस्ट या जो अमाउंट पे करना है, किसको? वर्कर्स को, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी होना चाहिए। तो आपको वर्कर्स को भी ज्यादा पे करना पड़ेगा,
ठीक है। स्टैंडर्डाइज लाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन यानी इक्वालिटी आपको किस किस चीज में, मशीनरी में, टूल्स में, मशीन ये आपके बाकी मटेरियल में, सब चीज में आपको स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा। एक बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब फंड बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए। आगे बात समझ में? चलिए बताइए। पॉइंट एक्सपेंसिव हो गया, नेक्स्ट लिखिए। और एक और चीज है, मतलब फंड आपको हर एक चीज में लगेगा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसके अलावा यू विल ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, टेक्निक्स वगैरह लाने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आप करोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, तो प्लानिंग करोगे, हर एक डिपार्टमेंट को आप सेपरेट करोगे, एक्सपीरियंस पीपल को आप हायर करोगे अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीजों में आपको कॉस्ट इनकर होगा ना ज्यादा। तो इन शॉर्ट दिस वन इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। नहीं, सेकंड पॉइंट एक्सपेंसिव के मतलब ये सारे क्रिटिसिज्म एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, कि अगर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करते तो क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ सकता है और कहाँ कहाँ सुटेबिलिटी नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। ठीक है, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट चूंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो मान लीजिए कि अगर किसी ने भी छोटा सा कोई इंडस्ट्री शुरू किया, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन मतलब जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़े से रेंज में, जैसे मान लो कि पटना में कोई इंडस्ट्री है और सिर्फ पटना के एरिया में वो प्रोडक्शन करके पटना ही के एरिया में बेसिकली प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री। लेकिन वही अगर हम स्टील अथॉरिटी वगैरह को देख लेंगे तो वो पूरा लार्ज में, इवन वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है ना। तो इंडस्ट्रीज अलग अलग स्केल के होते हैं, तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो कर पाए, क्योंकि एक्सपेंसिव टास्क है। तो छोटे मोटे जो आपके स्टोर होंगे, छोटे मोटे जो इंडस्ट्री होंगे, वो तो फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर्स ऑफ वर्कर्स होंगे, लिमिटेड एरिया होगा उनके पास, लिमिटेड फंड होगा उनके पास, तो कहाँ से कर पाएंगे वो? तो हाँ, लार्ज स्केल में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां ज्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ता है, ज्यादा स्केल में हम प्रोडक्शन करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री। इन शॉर्ट क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आ गया? चलिए, एंटरप्रेन्योर्स भी जब, जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है और उसने छोटा सा इंडस्ट्री अपना सेटअप किया है, तो उसके पास तो बहुत ही लिमिटेड फंड होगा, हो सकता है लोन लेकर के उसने सारी इंडस्ट्रीज के सारे वर्क और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेसिकली कवर किया हो, पॉसिबिलिटीज देयर। तो ऐसे सिचुएशन में आप तो ऑब्वियसली वो तो और साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने बोलता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, प्रॉपर मशीन्स होने चाहिए, और वो उसको अवेलेबल कराना स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें लिखिए, स्मॉल कंसर्न्स और इंडस्ट्री, स्मॉल कंसर्न्स और इंडस्ट्री, small concerns or industry cannot afford to introduce the system of scientific management, the system of scientific management। ठीक है, आगे लिखिए, लेकिन बस इतना काफी आई थिंक, लेकिन बस इतना लिख सकते हो कि छोटे हो इंडस्ट्री या बड़े हो इंडस्ट्री, इंप्रूवमेंट की जरूरत हर एक को होती है। तो अगर आप बिल्कुल लार्ज स्केल में साइंटिफिक मैनेजमेंट को नहीं ला सकते हो, तो छोटा छोटा स्टेप यू कैन इम्प्रूव। लाइक वर्कर्स के लिए हम कम से कम उनको मोटिवेट करने के लिए ज्यादा बोनस वगैरह ये सब सुविधा तो ला ही सकते हैं ना। तो 100% अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो 5-10% से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट की जरूरत हर एक इंडस्ट्री को होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, लॉस्ट नहीं, लॉस, LOSS, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने में तो आपका ओल्ड सेटअप है उसको पूरा चेंज करना पड़ जाता है। तो लाइक ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है कि आपका जो ओल्ड सेटअप है जहां आपने मशीनरी सेट किया है उसको वापस से ऑर्गेनाइज कीजिए, टाइम लगाइए, एडिशनल वर्कर्स या एडिशनल पीपल को पहले लेकर आइए, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग हर जगह कीजिए, वहां मशीन होगा, दूसरा यहाँ होगा, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं रेस्ट रूम होगा, मतलब everything you have to reorganize again and that is not an easy task. So sometime ये इतना ज्यादा टाइम ले लेता है कि जो एम्प्लॉइज है वो काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वापस से सब चीज को ऑर्गेनाइज करना दैट इज अ क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। सो इसमें लिखिए, और कई बार आपको 5-5, 6-6 दिन आपके वर्कर्स कोई काम नहीं करते हैं सिर्फ शिफ्टिंग के अलावा, 5 दिन आपका पूरा प्रोडक्शन का काम ठप, ट्रू, तो लॉस, बहुत बड़ा लॉस है ये। आप 5 दिन अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो एक तरीके से अगर बहुत बड़ा स्केल का कोई इंडस्ट्री है तो करोड़ में लॉस पहुंच जाएगा, है ना। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि रीऑर्गेनाइज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टास्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? हाँ, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर हम सिर्फ वो 5 दिन की बात करें, स्टार्टअप डाला हुआ है, लेकिन अगर साइंटिस्ट आपसे यू डिड ऑल द थिंग्स, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी तो यू हैव टू चेंज इट ना। आपको वापस से मशीनरी रीअरेंज करना पड़ेगा, टूल्स लगाना पड़ेगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट का काम करना पड़ेगा फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए, सुपरवाइजर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक जगह पे एक ही वर्कर के ऊपर आप ओवरलोड नहीं डाल सकते, तो आपको ज्यादा वर्कर्स चाहिए, तो हर जगह पे तो आपको टाइम लगेगा ना। चाहे अपॉइंटमेंट करो, चाहे मशीनरी सेटअप करो, नई मशीनरी लेकर आओ, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करो, है ना। हाँ, फंड भी ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ, वापस से चेंज करो, ओल्ड वाले को नए में कन्वर्ट करो, है ना। चलिए देखिए, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट, in order to introduce scientific management, the old setup has to be changed. The old setup has to be changed. यानी कि जो पुराना सेटअप है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। The old setup has to be changed. आगे लिखिए, the work has got to be suspended. The work has got to be suspended, यानी कुछ दिन तक काम बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। The work has got to be suspended due to reorganization. यानी वापस से काम को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सारा काम को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, है ना। तो हेवी लॉस भी, ऊपर से एक्सपेंस भी, नए मशीनरी, टेक्निक, नए वर्कर्स, हर चीज में आपका क्या है, ये एक तरीके से लॉस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज, ऊपर से ये भी नहीं पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम लेकर आते हैं तो हमें 100% प्रॉफिट होगा भी, ये भी थोड़ा सा सिचुएशन है। नेक्स्ट वन इज ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हम तब करेंगे ना जब उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड भी हो। अगर मान लीजिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिमांड हमारे ब्रांड का कम है या फिर हमारे यहाँ से कम है, और हमने फिर भी अब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया लार्ज, मतलब पोटेंशियल एक्सटेंट तक, एकदम एक्सट्रीम एक्सटेंट तक कर दिया, एकदम वहां तक, लेकिन तब भी हमारा प्रोडक्ट का सेल नहीं है, तो क्या होगा, इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जब ओवर इन्वेंट्री हो जाएगा तो हो सकता है रिटेलर्स जहां पर भी आप बेच रहे हो या फिर होलसेलर वो भी आपको प्रोडक्ट वापस कर दे। सो ओवर प्रोडक्शन का सिचुएशन हो जाता है क्योंकि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सट्रीम फॉलो करने लग जाते हैं और हम मार्केट को एनालाइज नहीं करते। नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो गया, आपके मार्केट का डिमांड नहीं है, ओवर प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करोगे और उनकी तरफ से सेल ही नहीं हो रहा आगे, तो रिटेलर्स, होलसेलर
अब मैन्युफैक्चर के बाद कौन आता है? होलसेलर ही ना आता है। अगर एक नॉर्मल सप्लाई चेन तुम देखो तो क्या क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो होलसेलर क्या करेगा? ये तो फैसिलिटी सारे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स देते हैं, है ना? तो ऐसे क्या होगा कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन भी हो रहा है और आपके पास सामान भी वापस आ रहा है। तो ओवर इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट चाहिए। और अगर वैसा कोई मटेरियल है जो खराब होने का जिसका प्रॉब्लम है, पेरिशेबल वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा? लॉस। तो लिखिए, द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये देखो ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हर फर्म में फॉलो हो रहा है, हर इंडस्ट्री में, तो हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है एक्सट्रीम लेवल पे, हर जगह एक्सट्रीम लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उतना कंजप्शन ही नहीं है, तो हर जगह हर इंडस्ट्री में तो क्या हो रहा है? ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, मार्केट में पूरा वो सामान भर जाएगा लेकिन उसको कोई ले नहीं रहा, परचेज नहीं कर रहा। आ रही है बात समझ में? तो एक अकेले आपका इंडस्ट्री थोड़ी साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, कितना मल्टीपल इंडस्ट्री कर रहे होंगे। तो आप एक्सट्रीम लेवल पे रिसोर्स को भी यूज कर रहे हो और वो काम यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा उसका, है ना? चलिए लिखिए, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्री, ऑल फर्म्स इन वन इंडस्ट्री। लिखो, इन वन इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स होंगे, यानी कि अगर मान लो 5-6 प्रोडक्ट वो बना रहा है तो सारे फर्म में क्या हो रहा है? उनका ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? साइंटिफिक, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय ऑल फर्म्स इन वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में जितने फर्म्स हैं उसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, हर जगह पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। ऑल फर्म्स लिखिए, वन इंडस्ट्री में लीड टू, आगे लिखिए इंडस्ट्री के बाद, में लीड टू ओवर प्रोडक्शन और glut, GLUT, glut in the market, in the, or glut, GLUT, glut in the market, ठीक है? तो इन शॉर्ट एक से मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब हर एक इंडस्ट्री फॉलो कर रहा है, आप अपना फॉलो कर रहे हो, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा? इससे लॉस ही होगा ना आपको। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट लिखिए, डिफिकल्टीज इन गेटिंग ट्रेंड पर्सनल। हाँ इसी में है, डिफिकल्टीज इन गेटिंग ट्रेंड पर्सनल, डिफिकल्टी इन गेटिंग ट्रेंड, TRAIND, ट्रेंड पर्सनल, पर्सनली, पर्सनल, SONNEL, पर्सनल निजी हो जाएगा, पर्सनल नहीं पर्सनल, यानी पीपल से रिलेटेड चीजों की बात हो रही है, ठीक है? सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साइंटिफिकली मैनेजमेंट है, वहां पर एक चीज बात की गई है स्पेशलाइजेशन की, और जरूरी नहीं है कि आपको वर्कर्स जो है वो ट्रेंड ही मिले, है ना? बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रेंड नहीं होंगे, फिर आप उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट उठाओ, और ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग देने के बाद भी उनकी एफिशिएंसी कितनी लेवल, किस लेवल पे बढ़ी, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइंटिफिकली मैनेज के लिए उनको एक्सपर्ट की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड पीपल की और क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती है। ट्रू, एंड समटाइम इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट द ट्रेन्ड स्टाफ। क्लियर हो गई बात? तो ट्रेनिंग दीजिए उनको, टाइम टेकिंग फिर से, है ना? और इफिशिएंसी भी आपको एक बार में नहीं मिलेगी, कम से कम 6 महीने 8 महीने, व्हेन यू विल वर्क देन आफ्टर दैट यू विल बिकम द एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पर्सन। ट्रू, तो उस समय तक एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, तो ये भी लॉस हो सकता है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर हो गई बात ना? तो इसमें लिखो, द ऑर्गेनाइजेशन which are scientifically managed need expert and qualified staff, expert, EXPERT, expert and qualified, जैसे एक्सपर्ट आजकल है ना बच्चे पबजी खेलने में, the expert and qualified staff, sometime it becomes very difficult
sometime it becomes very difficult to get the trained staff, यानी कि ट्रेंड स्टाफ के लिए मतलब मिल पाना कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में सबको आ गया? ओके। अब जो हम जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म को कैसे जस्टिफाई किया गया है और कितने सारे बात जो है वो फैक्ट है, ठीक है। मतलब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन एक कॉमन क्रिटिसिज्म या कॉमनली हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो सारे क्रिटिसिज्म को, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं। करना है सबको एमसीक्यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट पे? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन लिसन केयरफुली। हेनरी फ्योल F.W. टेलर belongs to which of the following school of management? कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से वो बिलोंग करते हैं? पहला है नियो क्लासिकल स्कूल, सेकंड है मॉडर्न स्कूल, क्लासिकल स्कूल, अर्ली पर्सपेक्टिव। व्हाट विल बी द आंसर? क्लासिकल स्कूल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माही बोलो। This one classical school. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पे सारे बच्चे आराम से बोल सकते हो, बट शोर मत करना बस, ठीक है। आराम से आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू accomplish desired goals. Principles are guidelines to make decision or action while practicing dash. अब इसमें कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा? वैल्यूज, टेक्निक्स, प्रोग्राम्स, एक्शंस? Techniques. क्या बोला जा रहा है? डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज ऑफ स्टेप्स है, टेक्निक्स हमेशा तरीका ही होगा इसमें, ठीक है। अकॉम्प्लिश करने के लिए कोई डिजायर्ड गोल को, अगर मान लो यू वांट टू गेट 90 प्लस मार्क्स, तो यू हैव टू अडॉप्ट वन स्मार्ट टेक्निक। कोई तरीका अडॉप्ट करोगे ना कि 90 मार्क्स से ऊपर आए, या तो तुम पूरे टाइम पढ़ोगे या तो तुम एक घंटे का प्लान बना लोगे पढ़ने का, ठीक है ना। सो टेक्निक्स इन्वॉल्व करता है वो सारी सीरीज को फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल्स होगा, यानी कि प्रिंसिपल जो एक्सेप्टेबल चीज है, प्रिंसिपल्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अकॉम्प्लिश कर सकते हैं अपने गोल को। तो द आंसर विल बी टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, derivation of principles of management is matter of dash and their application is matter of, क्या होगा? art and science, science and art discipline, science, Art and science. science and art। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल जो है, मतलब आपका जो टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, दैट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। व्हाई? द रीजन इज व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग द साइंटिफिक टूल्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो चीजें उनको भी हम यूज कर रहे हैं और क्रिएटिविटी को भी यूज कर रहे हैं, नए नए तरीकों को भी यूज कर रहे हैं, नए नए प्लानिंग को लेकर आ रहे हैं। सो आर्ट इज रिलेटेड विद द क्रिएटिविटी, science is related with the experiment. So we are going to use both things, science and art. Next question is which quality of, अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वो है केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ना इज लिटिल बिट मुश्किल है थोड़ा सा, तो इन बाकी तो 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये अच्छा है। In the words of dash means knowing exactly what you want men to do and seeing what they do it in the best and cheapest way. The answer will be, ठीक है, the answer will be F.W. टेलर। इसमें ऐसे ऑप्शन था वही हेनरी फ्योल मैनेजमेंट, हेरोल्ड कुंज एंड W. टेलर। So the answer will be W. टेलर and scientific management। क्लियर हो गई बात? तो लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि कौन पर्सन कहाँ होना चाहिए, कैसे वो काम करे, और साथ साथ में बेस्ट और चीपेस्ट वे में वो काम पूरा भी हो जाए। तो दिस इज बेसिकली गिवन बाय F.W. टेलर। तो F.W. टेलर बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उन्होंने कहाँ पर वो लेकर आए थे?
इंडस्ट्रीज में, वर्क प्लेस में लेकर आए थे, और जो हेनरी फ्यूल थे वो कहाँ के लिए लेकर आए थे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनीवन हैव एनी डाउट? इन नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा केस स्टडी है, तो केस स्टडी को मैं आप लोग को स्क्रीन पे शेयर करूंगी, तब फिर करेंगे। ठीक है, चलिए। एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।